नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम बात आपकी, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। और बात आपकी में आज हम बात कर रहे हैं निशाने पर आ रहे लगातार हमारे तीज त्योहारों की। राजस्थान के जोधपुर में जो कुछ बीती रात हुआ उसके बाद से अब घटनाक्रम बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और बदल भी रहा है। तनाव का माहौल है, जहां एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में ईद उल फित्र मनाई जा रही है, तो वहीं अक्षय तृतीया के पर्व पर भी लोग जमकर खुशियां बांटते नजर आ रहे हैं। लेकिन समाज में ही मौजूद कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग इन त्योहारों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं कि कैसे न कैसे करके त्योहारों को निशाना बनाते हुए हम जो सांप्रदायिक सद्भावना है, जो माहौल है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसको तोड़ दें। कुछ ऐसा ही नजर आया राजस्थान के जोधपुर में, जहां पर एक चौक पर पूर्व स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा के ऊपर पहले तो एक धर्म विशेष का झंडा लगाया गया और उसके बाद जब उस झंडे को उतारा गया तो सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ, पत्थरबाजी हुई और अब पुलिस इस पूरे मामले में लगातार उच्च स्तर की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में कई पत्रकार घायल हुए, कई पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। रिपोर्ट देखें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूरे देश भर में ईद और अक्षय तृतीया का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को गले लगाकर पर्व की बधाइयां दे रहे हैं। पीएम मोदी, राष्ट्रपति समेत कई दिग्गजों ने ईद और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही लोगों से शांति सद्भावना पूर्वक त्योहार मनाने की अपील की गई। लेकिन इस बीच कुछ अराजक तत्व देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला, जहां देश के कई शहरों से हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि ईद पर्व के बीच बवाल देखने को मिला है। राजस्थान के जोधपुर में सोमवार रात करीब 11:30 बजे झंडे और लाउड स्पीकर लगाने को लेकर दो समुदाय आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने यहां के जालोरी गेट चौराहे पर देर रात जमकर पत्थरबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया तो पुलिस पर भी पथराव हुआ, जिसमें 4 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। इस दौरान कवर कर रहे मीडिया कर्मचारी भी पुलिस के गुस्से का शिकार हो गए। पुलिस की लाठीचार्ज में कई पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए। प्रशासन की ओर से इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। साथ ही इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर बनी हुई है। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही घटना पर सीएम अशोक गहलोत ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहां पर और सीधे रुक करते हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 3 दिवसीय यूरोप यात्रा पे हैं और डेनमार्क पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं। निवेश के लिए बहुत अवसर है। आज हमने भारत ईयू रिश्तों, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस
यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। हमने क्लाइमेट के क्षेत्र में अपने सहयोग पर भी चर्चा की। भारत ग्लासगो COP26 में लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम आर्किटेक्ट क्षेत्र में सहयोग के अधिक अवसर तलाशने पर सहमत हुए हैं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत और डेनमार्क के संबंध नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। मैं कल होने वाली सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट की मेजबानी करने के लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं और आज भारतीय डायस्पोरा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी मैं, क्योंकि आपने वहां आने के लिए समय निकाला, भारतीय समुदाय के प्रति आपका कितना प्यार है इसका ये प्रतीक है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। तो सुना आपने 3 देशों की जो यूरोप यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इसी सिलसिले में पीएम नरेंद्र मोदी डेनमार्क की पीएम के साथ साझा बयान देते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर, समझौतों पर यहां पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। बीते दिन हमने देखा कि जर्मनी के साथ भी कई भारत के साथ महत्वपूर्ण समझौते साझा किए गए हैं और अब सबकी निगाहें फ्रांस के दौरे पर रहेंगी। बहरहाल रुख करते हैं अपने मुद्दे की तरफ, बात करते हैं कि जोधपुर में जो कुछ हुआ वो कितना निंदनीय है। बहरहाल एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि पुलिस को एक तरफ तो सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की चौतरफा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ किस तरह से पुलिस के सामने ही कुछ लोग पहुंच गए और हनुमान चालीसा का जोर शोर से पाठ किया गया। तो जोधपुर में जिस तरह से बाल मुकुंद बिस्सा की चौक पर जो घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद दोनों ही पक्ष नाराज चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस की सरकार को घेर रही है, कह रही है साफ कि गहलोत सरकार की जिम्मेदारी है कि राजस्थान के कोने कोने में कानून व्यवस्था बनाई जाए, लिहाजा सवालों की कटघरे में गहलोत सरकार है। तो अंग्रेजी में जो कहावत है कि नीरो फिडल्ड व्हेन रोम वाज बर्निंग, कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, उनका अपना शहर जल रहा था, उनके अपने शहर में दंगा चल रहा था, उनके अपने शहर में जो शहर की आत्मा, शांति, भाईचारा और सौहार्द है उसको फूका जा रहा था और वो जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में, जन्मदिन की खुशबू जो है शुभकामनाएं लेने में व्यस्त थे। कि निश्चित रूप से साधारण विषय नहीं, तो निश्चित रूप से साधारण विषय नहीं है। राजस्थान में लगातार पिछले 1 महीने के दौरान देखा जाए तो ये दूसरी घटना है। इससे पहले हमने देखा था राजस्थान के करौली में किस तरह से सांप्रदायिक तनाव को ध्यान में रखते हुए एक घटना अंजाम दी गई और सद्भावना है उसको चोट पहुंचाई गई। और अब आज अक्षय तृतीया के मौके पर जो कुछ हुआ जोधपुर में, उस पर सबने देखा। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन इंद्रजीत सिंह भदौरिया है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस पार्टी से हिमांशु कुमार है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट रॉबिन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा क्योंकि आप विपक्ष में हैं। राजस्थान के करौली में जो हुआ उसके लिए भी आपने गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आज जिस तरह से जोधपुर में जो घटना सामने आई उसको भी लेकर आप गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन हम पिछले 1 से 1.5 महीने से देख रहे हैं कि किस तरह से तीज त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है।
लॉ एंड ऑर्डर का जब जिक्र होता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ पहल कर रही है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखा जाए, ऐसे निशाने पर ना आए तीज त्योहार? आपने देखा होगा कि जो करौली की घटना हुई जी, तो मेरा जो मानना है कि ये गहलोत सरकार क्या ये कर रही है, क्या तो इसकी पूर्ण तैयारी से इनकी कोई सोच नहीं है, या ये जानबूझ के करवा रहे हैं। करौली में 400 से अधिक दुकानें जलाई गई, वहां एक आदमी की डेथ भी हुई और कई लोग घायल हुए और काफी घरों में आग लगाई गई, मगर उसका मुख्य आरोपी आज दिन तक गिरफ्तार नहीं हुआ है जी। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? आप इसी तरह से आप जो जब मालूम है कि उपद्रवी जब नमाज इनकी पढ़ी जाती है और इस तरह के जो रोजे होते हैं तो उपद्रवी इनका रिकॉर्ड रहा है कि ये उसके बाद दंगा करते ही करते हैं। आप एक बार नहीं किसी भी बार देख लेना, जब भी इनकी नमाज खत्म होगी बाहर जब ये हुड़दंगी भीड़ निकलती है उसके बाद ये दंगा करती है। तो असर गहलोत क्या तैयारी कर रहे थे? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो गई? उत्तर प्रदेश में भी हो सकती थी। राजस्थान से ज्यादा मुस्लिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और राजस्थान से ज्यादा खतरनाक रहते हैं वहाँ। ठीक है, मगर वहाँ तो ऐसी कोई घटना नहीं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से ही एमएलए जुड़ी हुई है मनीषा पवार जी, वो उनसे बात करते। मनीषा जी, स्वागत है आपका जगह 24/7 न्यूज में। पूरी दुनिया की निगाहें, मुख्य रूप से हिंदुस्तान की निगाहें इस वक्त राजस्थान पर टिकी हैं। पिछले एक महीने के दौरान ये दूसरा घटनाक्रम है जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठे हैं और किस तरह से दो समुदाय आमने सामने आए और सांप्रदायिक सद्भाव इस वक्त कहा जा रहा है कि निशाने पर है कुछ असामाजिक तत्वों के। सबसे पहले तो मैं नमस्ते करती हूँ और सभी को जोधपुर की तरफ से आका तीज की, ईद की और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देखिए, ये हमारा जोधपुर अपनायत का जोधपुर है जिसमें हमेशा प्रेम स्नेह और सद्भावना से हम सभी रहे हैं। सभी त्योहारों को हमने बहुत मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण मनाया है। कुछ असामाजिक तत्वों ने जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटाई है, हम भी मानते हैं कि बहुत बड़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन अब पूरी स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन और सरकार और सब प्रतिनिधि ने मिलकर जगह जगह जाकर शांति की अपील करी है, सद्भावना प्रेम की अपील करी है कि हम जिस तरह पूरे जोधपुर में मिलकर रहते हैं। और आज ये सौभाग्य की बात है कि देखिए, ईद और अक्षय तृतीया एक साथ आई है, जो कि हमारे मारवाड़ का एक त्योहार है, हम सब ने मिलकर साथ मनाया है। और हम यही कोशिश करेंगे कि जो असामाजिक तत्व है उनको कानूनी रूप से सजा मिले, वो पकड़े जाए और जो भी गलत किया है। लेकिन आज अगर हम बात कर ले, गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब जोधपुर में आग लगी थी तब जो मुखिया हैं प्रदेश के, वो आराम से चैन की बंसी बजा रहे थे, वो अपना जन्मदिन एंजॉय कर रहे थे, लोगों को ट्वीट करके कह रहे थे कि भैया फूल मत भेजो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। हमेशा मुखिया राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने हमेशा हर आम आदमी को अपने घर की तरह माना है और वो अपना बहुत संवेदनशील तरीके से सरकार को चलाते हैं और हर परिवार के आदमी को अपना बेटा भाई समझकर सरकार को चलाते हैं। और वो रात से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम भी पूरी सड़कों पे थे, हमने भी मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों से ये अपील की है कि आप शांति और सद्भावना बनाए रखें। कभी भी हमने तनावपूर्ण स्थिति की बात नहीं करी है। जो विपक्षी पार्टी है वो हमेशा तनावपूर्ण स्थिति की बात कर रही है और उनके पास कहने को कुछ नहीं है, तब वो कह रही है कि अच्छा, एक चीज बताइए मैम, पिछले एक महीने के दौरान ये दूसरा इंसिडेंट है राजस्थान के करौली में जो हुआ, कुछ वैसा ही हमने देखा मध्य प्रदेश के खरगोन में भी, दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी, और एक बार फिर से अब राजस्थान के जोधपुर में। आपको लगता है कि ये सोची समझी साजिश थी या पूर्व सुनियोजित तरीके से? आप देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इतना बढ़िया बजट पेश किया कि इन लोगों के पास कहने को कुछ भी नहीं है और इसलिए ये कुछ असामाजिक तत्व मिलकर अपना माहौल खराब कर रहे हैं। राजस्थान का जो हमेशा प्रेम सद्भावना का माहौल रहा है, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम सरकार में आए। इनको पता है मुख्यमंत्री ने आतंकवादी भी पेश कर दी है। जिस तरह से राजस्थान में इन लोगों को ये मुख्यमंत्री जी करते हैं और मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रेम सद्भावना की बात करते हैं और इस बार भी मुख्यमंत्री जी ने सब समाज को लेकर, सब धर्मों को लेकर, सभी धर्मों को सभी जगह। ठीक है कैप्टन इंद्रजीत जी, आऊंगा आपके पास। कैप्टन इंद्रजीत जी, आऊंगा आपके पास। ठीक है, सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है, इसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये लोग, इनके पास कुछ कहने को नहीं है, इनको लग रहा है कि हम राजस्थान में वापस नहीं आ रहे हैं।
और सामाजिक तंत्र सरकार को लाने के लिए ये गंदी हरकतें कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में हो रही नहीं, है। लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में क्या हो गई है, राजस्थान में किस तरह से आग लगी है, और कांग्रेस के जो मुखिया राहुल गांधी वो तो नेपाल में पब में पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। ये तो सब गलत आरोप है जी, ये लोग, इनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो ये लोग इस तरीके से आरोप लगा। आप शांति की अपील करें, इनको बोले कि आप शांति की अपील करें। आप चाहते हैं कि देश में शांति और सद्भावना बनी रहे, तो हम राजस्थान के तमाम लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं। मनीषा जी आप एक जनप्रतिनिधि हैं, चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं। एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही है साहब। इंद्रजीत जी प्लीज थोड़ा एक सेकंड सर पूरा मौका मिलेगा ना सर। इंद्रजीत जी थोड़ा सा प्लीज एकदम शांत। हमारे मनीषा जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी मैम, आप चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं, राजस्थान की जनता इस वक्त आपको सुन रही है। हम चाहेंगे कि आप इस बात की जिम्मेदारी लें, आप सरकार में हैं, कि किस तरह से आगे आने वाले वक्त में जो करौली में हुआ, जो जोधपुर में हुआ, वो किसी अन्य इलाके में नहीं होगा। उसके लिए सरकार क्या कठोर कदम उठाने जा रही है? बिल्कुल, देखिए सरकार पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी की सरकार बहुत संवेदनशील तरीके से चलती है। मुख्यमंत्री जी स्वयं अपील कर रहे हैं, बार बार उन्होंने मीटिंग बुला दी है, उन्होंने एक मीटिंग बुला दी है कि किस तरह आने वाले समय में राजस्थान में शांति बनाए रखे, और हम कोशिश करेंगे और हम पूरा। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। समझ सकते हैं आपका वक्त बहुत ज्यादा कीमती है, और राजस्थान में जो कुछ हुआ उसके बाद से जनप्रतिनिधियों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन हिमांशु जी, जो सवाल मेरा मनीषा जी के साथ था, आप ही की पार्टी के एमएलए हैं राजस्थान में, आपसे भी वही सवाल है कि करौली में जो हुआ, खरगोन में जो हुआ, जहांगीरपुरी में जो हुआ, और अब अक्षय तृतीया के पर्व पर जो राजस्थान के जोधपुर में हुआ, आपको लगता है कि पूर्व सुनियोजित सोची समझी साजिश है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिखाया जाए और सांप्रदायिक सद्भाव या माहौल जो वातावरण है उसको चोट पहुंचाई जाए? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे दर्शकों को, आपको अक्षय तृतीया का, परशुराम जयंती का जी और ईद का हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपने ठीक कहा है, जिस तरह से श्री अशोक गहलोत जी की सरकार लगभग 4 वर्षों में राजस्थान में जो काम किया है, जो जनता से जुड़े, जनता से जुड़ा हुआ काम था, उसको जिस तरह से सफलतापूर्वक उन्होंने किया है, जनता के बीच जो उनकी छवि है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी चिंतित है, और उसमें घबराहट किसी की बनी हुई। वो चाह रहे हैं किसी तरह से हिंदू मुसलमान करके पूरे देश में जिस तरह से उन्माद फैलाया जा रहा है, राजस्थान को टारगेट, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसको लेकर वो चाह रहे हैं इसी तरह से राजस्थान में गहलोत सरकार को बदनाम किया जाए। इंद्रजीत जी, आपको मौका दिया ना पूरा बोलने के लिए, आपने देखा कि बाकी शांत बैठे थे, अब आप भी थोड़ी देर शांत हो जाइए। आपने अपने बारे में भी बोला, मनीषा जी के बारे में भी बोल रहे हैं, और अब जब हिमांशु जी का नंबर आया तब भी आप बोल रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा सर? ऐसे सार्थक डिबेट नहीं हो पाएगी। समय हमारे पास भी बहुत रिजर्व होता है सर। राहुल गांधी खोल रहे हैं, नाइट क्लब में बैठे खोल रही है राहुल गांधी की। ठीक है ठीक है मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगा कैप्टन इंद्रजीत जी का ऑडियो थोड़ा डाउन कीजिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा बोलने का शौक है और दूसरों का समय भी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हिमांशु जी, सवाल तो उठता है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है राजस्थान में। 1 महीने के अंदर दूसरा ऐसा घटनाक्रम सामने आया जहां पर सवाल उठे कि आखिरकार त्योहारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, जब मालूम था, पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, रामनवमी होती है, हनुमान जयंती होती है, तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। षड्यंत्रकारी कोई भी हो तो पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए अक्षय तृतीया के मौके पर? देखिए, पुख्ता इंतजाम अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा किया गया था। आपको देखने में भी आया होगा कि जिस तरह से अशोक सरकार राजस्थान में काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है और पूरे देश के लोगों को दिख रहा है। नहीं, वो काम दिख रहा है सर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी आरोप लगा दिया कि वो तो नीरों की तरह है, जब रोम जल रहा था तो वो बंसी बजा रहे थे, मुझे ऐसा ही नजर आया। राजस्थान के जोधपुर में वहां पर जन्मदिन की शुभकामनाएं ले रहे थे, ट्विटर पर कह रहे थे कि भैया हमें फूल मत भेजिए, हम बहुत बिजी हैं।
ऐसे थोड़ी ना बिजली हुआ जाएगा। ऐसे तो लॉ एंड ऑर्डर आपने ठीक कर लिया सर। बीजेपी का मतलब है कुणाल जी, बीजेपी का मतलब है भारत चलाओ पार्टी। ये पूरे भारत में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। ये अखंड भारत के नाम पर भारत का सपना देख, ये चाह रहा है कि भारत को खंड खंड तोड़ दे। ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विवाद फैला करके आपसी भाईचारा को तोड़ा जा रहा है। आप एक बात बताइए, रामनवमी आप भी देखे होंगे बच्चे से, कभी इस तरह का जुलूस निकलता था? कभी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराया था? कभी नहीं होता था ऐसा। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जाल देश में घूम रहा है और यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की। आप बीजेपी को कह रहे हैं कि भारतीय जलाऊ पार्टी, लेकिन बीजेपी कह रही है आईएनसी को इंडियन नॉन सीरियस कांग्रेस। जब पूरे देश में इस तरह का माहौल है तो कांग्रेस को यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन आप ही के पार्टी के मुखिया है राहुल गांधी, वो नेपाल में पब में पार्टी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल है सर सोशल मीडिया पर। तो सीरियस कौन है ज्यादा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए रॉबिन शर्मा। रॉबिन, किस तरह से आप देखते हैं लगातार जो क्रोनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, नव वर्ष की शुरुआत होती है हिंदुओं की तो राजस्थान के करौली में कुछ हो जाता है, फिर फिर रामनवमी आती है तो मध्य प्रदेश के खरगोन में फिर कुछ हो जाता है, फिर हनुमान जयंती आती है दिल्ली की जहांगीरपुरी में कुछ हो जाता है, फिर अक्षय तृतीया आती है तो राजस्थान के जोधपुर में हो जाता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? सीरीज ऑफ दंगा जो है ये चलता रहेगा। पहले भारत सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट देखा करता था, लगातार बॉम्ब ब्लास्ट होते थे पिछली सरकारों के दौरान। इस सरकार में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहे। अब क्या हो गया है कि दंगे होने लग गए हैं। मॉब आता है और मॉब लिंचिंग होती है, मॉब आता है मॉब दंगे शुरू कर देती है। इस तरह की जो कई सारी घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से पूरे देश का एक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता जा रहा है। और कांग्रेस को ये इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो एंटी हिंदू पार्टी बनती जा रही है। साफ तौर पे साबित होता जा रहा है कि जहां कहीं भी दंगे हो रहे हैं वहां कांग्रेस उनको बैकअप दे रही है मुसलमानों को। कांग्रेस के लिए मुसलमान उतनी ही अहमियत रखते हैं जितना हिंदू वोट भी कांग्रेस पार्टी को मिलती है। और बीजेपी को भी एक बात समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो हिंदुओं का समर्थन करने से खूब मुखर होकर आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, आप मुखर होकर यूसीसी की बात कर रहे हैं। साथ साथ मुसलमानों को भी एहसास दिलाइए कि इस देश में उनके लिए भी पूरी जगह मिलेगी। ऐसे नहीं कि केवल हिंदू होगा या तो आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ ये उसका एक्शन टू रिएक्शन है, रेप्रोकेशन है, जिसकी वजह से जो राजस्थान के जोधपुर में हुआ? देखिए, राजस्थान का जोधपुर हो या मध्य प्रदेश का खरगोन हो या दिल्ली का जहांगीरपुरी हो, असल में हो क्या रहा है, जो मुसलमान है, जो युवा है, मान लीजिए 15 से लेकर 30 साल 35 साल तक का, सबके मन में ये भावना एक आती जा रही है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम अभी नहीं लड़ेंगे, हम नहीं भिड़ेंगे तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। और ये बात उनको बहुत अच्छी तरह से ओवैसी साहब और तमाम लोग समझाने में कामयाब हो गए। और आग में घी तब डलता है जब दिग्विजय सिंह बैठ के बोलते हैं कि देखो मस्जिद के ऊपर में झंडा फहरा दिया। ठीक है, ठीक है कैप्टन इंद्र जी, अब जो बात रॉबिन कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके मन में थोड़ा सा डर बैठा हुआ है, तो ऐसे में जो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार के पहले कार्यकाल में कहा था, उस वाक्य का क्या माना जाए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तमाम बार ये अलग अलग मंचों से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ये कहा गया, उसके बावजूद भी क्या वजह है कि अल्पसंख्यकों के अंदर जो भावना क्यों नहीं पैदा हो पा रही है कि भाई मोदी जी हमारे लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कुछ समय पहले कांग्रेस की सरकारों के नेता थे? बिल्कुल हर्ष जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार या तो ये इसको सहयोग समझ रही है या इसको प्रयोग कर रही है। क्योंकि जब करौली की जो घटना, इतनी भयानक घटना घटी थी और आज दिन तक उसके मुलजिम को नहीं पकड़ पाए और ना ही इन्होंने वहां सख्त रवैया अपनाया, तो मैं तो यही कहूंगा कि राजस्थान सरकार इन दंगों का प्रयोग कर रही है कि आगे चल के और दंगे हमें कैसे कराना है। अब मैं बताना चाहूंगा कि हम पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे। आप बताइए कि हमने जब देश में खाद्यान्न बांटा फ्री हो, कहीं जाति देख के नहीं बांटा है। हमने गैस सिलेंडर और रसोई गैस बांटी, हमने जाति देख के नहीं बांटी है। हमने खाली उत्तर प्रदेश में अकेले में
45 लाख गरीबों को मकान बांटे, उसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए हैं तो मुस्लिम समाज के लोग हुए हैं। तो हमने जो भी योजना करी है, लेकिन कांग्रेस सर आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा लगाकर किस तरह से सरकार को अस्थिर करना है, ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। कांग्रेस वाले तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, महाराष्ट्र का दे रहे हैं, राजस्थान का दे रहे हैं। हर्ष जी, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज ये हो चुकी है कि ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आज इनको ना तो हिंदू चाह रहा है ना मुस्लिम चाह रहा है। अब ये प्रयोग कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां कैसे कराई जाए, जो इनके कार्यकाल में होती रही है। आपने देखा होगा, मगर जब से केंद्र में हमारी सरकार आई है, आपने देखा होगा कि खास करके जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां इस तरह के दंगे बंद हैं। अगर कहीं होते भी हैं तो उनको तुरंत वहां का वही कुचल दिया जाता है, ताकि दोबारा कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस तरह की जो है ना साजिश दोबारा ना रच पाए। मगर इनके यहाँ बार-बार हो रही है। हिमांशु जी, अब ये दोहरी चुनौती बन जाती है। एक तरफ तो आपको राज्य की लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना है, दूसरी तरफ आपको उन तमाम लोगों को सवालों के कटघरे से बाहर निकालकर सलाखों के पीछे खड़ा करना है जो एक वक्त में आपका पुरजोर वोट बैंक हुआ करते थे। कैसे इस दोहरी चुनौती का सामना करेंगे? देखिए, हम लोग न्याय के साथ हैं, कभी किसी के साथ अलग नहीं रहे, किसी के साथ पक्षपात की हो। रोहित जी जो कह रहे थे कि हम मुसलमानों के साथ दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम कभी अभी तो आज देखे कि कैसे हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था और पुलिस कंट्रोल कर रही थी। पुलिस कहाँ उसके ऊपर जाती की? कहीं नहीं। राजस्थान में आप देखिए, तो हम लोग कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, किसी के साथ जाति नहीं करते। रह गई बात, लेकिन आपको लगता है कि ये इंटेलिजेंस का फेल्योर था जब मालूम था दिल्ली के जहांगीरपुरी में ये सब घटनाक्रम हुआ था, त्योहार को निशाना बनाया गया था और उसके बाद से तमाम राज्य सरकार को अलर्ट पर रखा गया था। उसके बावजूद भी जब आपको मालूम था कि आज 3 मई को अक्षय तृतीया के साथ साथ ईद उल फित्र है, डबल खुशियों का त्योहार है, लेकिन यहां पर डबल कलंक ना लग जाए, आपको लग रहा था? लगता नहीं कि यहां लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा कमजोर पड़ा, इंटेलिजेंस कमजोर पड़ी, ज्यादा पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए था? देखिए, आरएसएस उचित तरीके से जिस तरह से इस देश में आपसी भाईचारा को खत्म करने पर काम कर रही है, उसी का आज का जो घटना है उसका परिणाम कहीं न कहीं उसी का प्रतिबिंब आपको दिखाई दिया है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हमारे मित्र बड़ा बढ़िया से कह रहे थे कि हमने ये दिया, अनाज दिया, ये दिया। इनको ये भी सोचना चाहिए ना कि इन्होंने देश को तैरती हुई नाशे की है, ऑक्सीजन से मरता हुआ, खटपटाता हुआ मरीज लिखा है, इन्होंने बेरोजगारी दिया है, इन्होंने यहाँ पर जीएसटी के कारण उद्योग धंधे बंद होते हुए दिए हैं। अरे राजस्थान पे चर्चा कर लो, राजस्थान पे चर्चा करो। बहरहाल तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर जिस तरह से आम जनता की खुशियों को ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, ये जिम्मेदारी बन जाती है केंद्र के साथ साथ तमाम राज्यों की सरकारों की, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्ती दिखाए और जो लोग ऐसे नकारात्मक राजनीति करते हैं, नकारात्मक एलिमेंट बनके उन पर शिकंजा कसा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल हमारे खास कार्यक्रम बात आपकी में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। नमस्कार।